झारखंड में सत्ता बदलते ही एक बार फिर से तुष्टीकरण का खेल प्रारंभ हो गया है। सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा लगातार एक खास संप्रदाय विशेष को तुष्ट किया जा रहा है। यही नहीं, झारखंड की सत्ता पर तुष्टीकरण का इतना ज्यादा प्रभाव है कि कोरोना जैसी महामारी में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री लॉकडाउन का उल्लंघन कर प्रदेश की करोड़ों की जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके कारण जिस झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या नहीं थी, वहां तेजी से बढ़ने लगी है। आरोप है कि सरकार के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ के मजदूरों को 6 बसों में भरकर रांची से पाकुड़ भेजने में अहम भूमिका निभाई है। यहां तक कि एक आदेश जारी कर इस काम के लिए सरकारी मशीनरी तक का उपयोग किया गया और लॉकडाउन में कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी गईं। इस मामले में डीसी के निर्देश पर लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन किया गया। डीसीपी मुख्यालय 2 हरीशचंद्र सिंह और नगड़ी थानेदार ने नगड़ी मैदान में मौजूद मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था कर सभी को पाकुड़ भेजा। इनमें पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, मुर्शिदाबाद एवं कोडरमा के मजदूर शामिल थे। हालांकि अभी तक इनमें बांग्लादेशियों की पहचान के कोई प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मंत्री के इशारे पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को बसों पर लादकर सीमा पार कराया गया। ये मजदूर रांची एवं आसपास के क्षेत्रों में भवन निर्माण के कार्य में राजमिस्त्री एवं मजदूरी का काम करते थे। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन के बाद से ये रांची के हिंद पीढ़ी, नामकुन, लोवाडीह, कांके, कांटाटोली, हेसाग, हटिया आदि क्षेत्रों में फंसे हुए थे। इस मामले में एक और खास बात सामने आई है। ये सारे मजदूर एक खास धर्म विशेष के थे, क्योंकि धार्मिक स्थलों से उन्हें ये सूचना दी गई थी कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने उन्हें अपने घरों में भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की है। अजीम शेख नामक व्यक्ति के आवेदन के आधार पर मंत्री के पीए ने रांची के डीसी से आदेश निर्गत कराया है ताकि यहां के लोग अपने अपने घर सकुशल पहुंच जाएं। इस मामले में डीसी से सरकार ने जवाब मांगा, लेकिन इस मामले में आगे की कार्रवाई को पूरी तरह से शिथिल कर दिया गया। मजदूरों को सूचना मिली थी कि पुरानी विधानसभा के समीप सभी को जमा हो जाना है। सूचना मिलते ही सभी लोग अपने अपने अस्थायी निवास से दोपहर से ही पैदल झुंड के झुंड शहीद मैदान के लिए रवाना हो गए। कांटाटोली से लगभग 150 की संख्या में लोग जा रहे थे, जिनको बहु बाजार के पास चुटिया के थाना प्रभारी ने रोका और पूछताछ करने के बाद सभी को खाना खिलाकर जाने दिया, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से ही लॉकडाउन के उल्लंघन का प्रमाण पत्र दिया गया था। एएसपी हटिया, धुरवा एवं जगन्नाथपुर थाने के पुलिसकर्मियों के साथ सभी गाड़ियों को न्यासराय होते हुए रिंग रोड से रवाना किया। अब एक जगह कानून का उल्लंघन हो तो बात कुछ और थी, लेकिन यहां तो कई स्तरों पर कानून को तोड़ा गया। मसलन बसों में जिन लोगों को सीट नहीं मिली थी, उन्हें बस की छतों पर बैठकर भेजा गया। वहां के बाद कुछ मजदूर नगड़ी मैदान में भी जुटे। यहां से भी बसों की व्यवस्था की गई। ये मजदूर रांची से बस से चले और रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका होते हुए पाकुड़ तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें रोकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। लोहरदगा में तुष्टीकरण के कारण बदले गए पुलिस अधिकारी। तुष्टीकरण हेमंत सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछले दिनों झारखंड में लोहरदगा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के छिपे होने की बात सामने आई थी। इस संबंध में रिपोर्ट देने वाले विशेष शाखा खुफिया विभाग के डीएसपी जितेंद्र कुमार का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह इमदाद अंसारी को प्रभार दिया गया। यहाँ साफ साफ तुष्टीकरण दिखता है। जितेंद्र, इमदाद सहित कुछ 4 डीएसपी का तबादला किया गया, लेकिन जितेंद्र कुमार को पलामू भेजे जाने के पीछे राजनीतिक वजह हैं। प्रकाशित खबरों के अनुसार उन्हें एडीजी विशेष शाखा को सौंपी रिपोर्ट में लोहरदगा के विभिन्न इलाकों के 13 लोगों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के संरक्षण देने की बात कही थी। इस रिपोर्ट से पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी। लोहरदगा की एडहॉक अंजुमन इस्लामिया ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। 11 अप्रैल को लिखे पत्र में जितेंद्र की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। अंजुमन इस्लामिया के कन्वेनर हाजी शकील अहमद की तरफ से लिखे पत्र में कहा गया कि आज़ादी के बाद से ही लोहरदगा जिले में बांग्लादेशी, पाकिस्तान या रोहिंग्या मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है।
विशेष शाखा की रिपोर्ट में जिस स्थान का जिक्र है वहां भी ऐसे नागरिक नहीं हैं। रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों को संरक्षक बताया गया है वो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। पत्र में समाचार माध्यमों में प्रकाशित एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अवैध रूप से छिपकर रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की झारखंड के भी कई हिस्सों में उपस्थिति और सक्रियता के प्रमाण मिले हैं। पिछले दिनों तबलीगी जमात की तलाश में हुई छापेमारी के दौरान धनबाद के बैंक मोड़ इलाके से 3 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया था। वहीं लोहरदगा में भी कई रोहिंग्याओं के छिपकर रहने की खबर सामने आई थी। इसके साथ ही लोहरदगा के ऐसे 13 लोगों के नाम व पते सामने आने का भी जिक्र किया गया था, जिनके ऊपर रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों को छिपाने का आरोप है। लोहरदगा के जिन मोहल्लों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों के रहने की सूचना पुलिस तक पहुंची है, उनमें ईदगाह मोहल्ला, राहत नगर, इस्लाम नगर, जूरिया, स्नेहा के चित्री, कूडू के जीमा एवं बगड़ू के हिसरी आदि गांव के नाम शामिल हैं। सोरेन सरकार में बढ़े तुष्टीकरण के मामले। गौरतलब है कि झारखंड में जब से कांग्रेस झामुमो गठबंधन की सरकार बनी है, उस पर राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। यहां बता दें कि लोहरदगा में इस साल 23 जनवरी को सीएए के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर मुस्लिमों द्वारा हमला किया गया। इसमें नीरज प्रजापति की मौत हो गई। नीरज प्रजापति के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। अखबारों में छपी खबर के अनुसार सीएए के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों पर पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया गया। मुसलमानों ने अपने घरों की छतों से ईंट पत्थर फेंककर हमला किया। नीरज प्रजापति की पत्नी ने सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन व्यस्त सीएम ने उन्हें मुआवजे का कोई आश्वासन नहीं दिया और प्रशासन ने नीरज की शव यात्रा में सिर्फ 35 लोगों की जाने की अनुमति दी। साथ ही शमशान जाने के रास्ते को भी बदल दिया गया, क्योंकि रास्ते में एक मस्जिद थी। प्रतिपक्षी भाजपा इसको लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। सरकार ने मुआवजा देने से इनकार किया तो ऑप इंडिया के प्रयासों के बाद जनता ने अब तक लगभग 32.5 लाख रुपए का सहयोग किया है। इनमें से 11.4 लाख रुपए क्राउड कैश के जरिए जुटाए गए हैं, जबकि बाकी धनराशि लोगों ने दिवंगत नीरज की पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की है। इन दिनों रोहिंग्या मुसलमानों के झारखंड आने के मिल रहे संकेत। जानकारी के मुताबिक 400 से अधिक रोहिंग्या ने जनवरी में मलेशिया के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा शुरू की थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रतिबंधों के कारण मलेशिया द्वारा प्रवेश से इनकार करने के बाद वो समुद्र में फंसे हुए थे। सभी रोहिंग्या बांग्लादेश में कॉक्स बाजार, चटगांव में स्थित उखिया, टेकनाफ शरणार्थी शिविरों के थे। कोस्ट गार्ड ने बताया कि कुल 396 लोगों को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि बचाए गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से कई लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनकी सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थीं। इनमें से कई ऐसे भी थे जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इनमें से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के भारत में प्रवेश करने के संकेत हैं। जब से झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी है, तब से बांग्लादेशी घुसपैठियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस बात को लेकर विधायक अनंत कुमार ओझा लगातार विधानसभा में प्रश्न भी उठा रहे हैं। इस मामले में साहबगंज के भाजपा नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने बताया कि जब से कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से सीमा पार करके बड़ी संख्या में बांग्लादेशी राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी राज्य में कहां रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका पता लगाना राज्य के खुफिया विभाग का काम है। लेकिन इससे सीमावर्ती क्षेत्र की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदलने लगी है। हालांकि बजरंगी यादव ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार का रवैया हिंदू विरोधी जान पड़ता है। हिंद पीढ़ी में तुष्टीकरण के कारण हटाए गए थानेदार। विगत दिनों राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में बवाल बताकर थानेदार को बदल दिया गया। ये कार्रवाई रांची पुलिस प्रशासन पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा एक दिन पहले की गई उस टिप्पणी के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि रांची में बार बार टूट रहा लॉकडाउन पुलिस प्रशासन की विफलता है। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके रांची के हिंदपीढ़ी में लगातार लॉकडाउन टूटना और वहां के लोगों का बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने में फेल रहने पर हिंदपीढ़ी के थानेदार राधिका रमण मिंज को हटा दिया गया। बता दें कि हिंदपीढ़ी का इलाका अल्पसंख्यक
खासकर मुस्लिम बाहुल्य है। राधिका रमण मिंज ने 10 दिन पहले ही हिंद पीढ़ी में योगदान दिया था। यहाँ बता दें कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का सबसे पहला मामला हिंद पीढ़ी में ही मिला था। इसके बाद झारखंड में कोरोना का केस बढ़ने लगा और अब तक ये 60 के पार हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।